हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट एसएस में यूनिट 3 के टॉपिक स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्रता संघर्ष कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी और उनसे संबंधित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ तथ्य, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे इनके आंदोलन, चंपारण आंदोलन, फिर इसके बाद आएगा अहम खेड़ा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्वराज दल, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर स्वराज दल, फिर साइमन कमीशन, फिर पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव, फिर दांडी मार्च, फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता। इसके बाद बाकी बचे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। महात्मा गांधी का जो नाम था, पूरा नाम वो आप सभी को पता है, मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और इनके जो पिता थे करमचंद गांधी, ये राजकोट रियासत के दीवान थे। माता थी महात्मा गांधी जी की पुतलीबाई, और माता जी पुतलीबाई थी और पत्नी थी कस्तूरबा। महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राजकोट में हुई थी। गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से हुआ था। 1887 में गांधी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड से कानून की शिक्षा प्राप्त करके 1891 में भारत वापस आए थे, जहाँ पर इन्होंने बम्बई में वकालत प्रारंभ की थी। 1893 में एक फारसी फर्म थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, याद रखिएगा। 1893 में गांधी जी किस कंपनी के संबंध में एक मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? याद रखना, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी थी पारसी फर्म, जिसके मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटोल इंडियन कांग्रेस, टोल्स्टॉय फोरम तथा फिनिक्स फोरम की स्थापना की थी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में नेटोल इंडियन कॉन्फ्रेंस, टोल्स्टॉय फोरम तथा फिनिक्स फोरम की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा का मार्ग कहाँ में अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। याद रखिएगा, गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का मार्ग कहाँ पर अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और आप ये याद रखना कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी इस दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की गई गांधी जी के द्वारा। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित होकर पहले विश्व युद्ध में भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए कहते हैं, इसलिए गांधी जी को भर्ती वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। अब अपन देखते हैं इनसे रिलेटेड आंदोलन। सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह। भारत में महात्मा गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया था। यहाँ पर सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर यूरोपीय नील बागान मालिक जो थे वो किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। इसके संबंध में महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई के साथ 1917 में चंपारण पहुंचे थे। महादेव देसाई जो था, यह महात्मा गांधी जी का निजी सचिव था। चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी, और इस पद्धति को क्या कहते थे? 3 कटिया पद्धति या 3 बस्सा पद्धति के नाम से भी जाना जाता था। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में रासायनिक रंगों की खोज और उसके प्रचलन से नील के बाजार में गिरावट आने लगी थी, जिससे नील बागान मालिक जो थे चंपारण क्षेत्र के अपने नील कारखानों को बंद करने लगे, और जो समझौता हुआ था, जो किसानों से किया गया था, उनसे मुक्त करने के लिए अंग्रेज बागान मालिकों ने भारी लगान की मांग की थी, जिसके कारण विद्रोह स्टार्ट हुआ था। 1917 में चंपारण में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी को सौंप दिया, और लखनऊ में उनसे मुलाकात की इस संबंध में। और गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर वहां के प्रशासन ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया था गांधी जी को, लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह की धमकी दे डाली, जिससे डरकर आदेश वापस ले लिया गया था। और सत्याग्रह का भारत में प्रयोग का पहला प्रयास गांधी जी द्वारा किया गया था, वो कौन सा था? चंपारण में। फिर इसके बाद चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी भी थे। इसके संबंध में जूडिथ ब्राउन जो था, इसने अपनी पुस्तक गांधीज राइज टू पावर में राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. सिन्हा तथा जेबी कृपलानी को क्या कहा? सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ हैं? याद रखिएगा, गांधीज राइज टू पावर पुस्तक में राजेंद्र प्रसाद, एस.एस. सिन्हा और जेबी कृपलानी को जूडिथ ब्राउन ने क्या कहा है? सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा था।
चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार द्वारा जुलाई 1917 में मामले की जांच के लिए एक आयोग स्थापित किया गया, जिसके सदस्यों में गांधी जी भी शामिल थे। आयोग की सलाह पर सरकार द्वारा 3 कठिया पद्धति 3 बिस्सा पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों को अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया गया था। याद रखना, चंपारण आंदोलन में किसानों को अवैध रूप से वसूले गए धन का कितने प्रतिशत भाग वापस कर दिया गया था? 25% भाग वापस कर दिया गया था। 1917 के बाद किसान घटी हुई दर पर वसूल की जाने वाली शहरवेशी नामक कर देने से इनकार कर देते थे। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। तो टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को कब दी थी? चंपारण सत्याग्रह के बाद दी थी। फिर इसके बाद दूसरा सत्याग्रह आया था खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। यह गुजरात के खेड़ा जिले में था और इसके गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। 1917-18 में फसल खराब होने के बाद भी खेड़ा के किसानों से लगान वसूल की जाती थी, जिसके कारण खेड़ा के कुनबी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की, लेकिन कोई रियायत इन्हें नहीं मिली थी। और इसके बाद खेड़ा के किसानों का सहयोग गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल के साथ किया था और उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया था। याद रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान लगान न अदा करने का पहला नारा किसने दिया था? कापड़गंज तालुके में स्थानीय नेता मोहनलाल पांड्या द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान लगान न अदा करने का पहला नारा मोहनलाल पांड्या के द्वारा दिया गया था। और खेड़ा सत्याग्रह की बागडोर गांधी जी ने कब संभाली थी? 22 मार्च 1918 को संभाली थी। और गांधी जी के सत्याग्रह के आगे लाचार सरकार ने एक आशय का गोपनीय दस्तावेज जारी किया कि लगान उसी से वसूली जाए जो कि देने में समर्थ हो। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह भी सफल होता है और खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और इसमें साथ किसने दिया था? गांधी जी का वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की थी। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी द्वारा इस उपाधि का परित्याग कर दिया जाता है और 1920 में उन्होंने असहयोग और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, उसमें गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो याद रखिएगा, गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था 1924 में। फिर इसके बाद 1932 में गांधी जी द्वारा हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी। 1932 में गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का मार्गदर्शन भी किया था। और वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये गुजरात हितकारिणी सभा की स्थापना इन्होंने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने, और जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? गांधी जी को बनाया गया था। याद रखना, गुजरात हितकारिणी सभा की स्थापना वल्लभ भाई पटेल ने की थी और गुजरात किसान हितकारिणी सभा का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को बनाया गया था। अब इसके बाद आता है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। 1918 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के मील मालिकों और मजदूरों के विवाद में हस्तक्षेप करके मजदूरों को राहत दिलाई थी और मील मालिकों ने 35% महंगाई भत्ता देना स्वीकार किया था। अहमदाबाद के मील मजदूरों और मील मालिकों के बीच फरवरी-मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ था। याद रखना कि प्लेग बोनस को लेकर विवाद कौन से आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुआ था? तो अहमदाबाद मील मालिक मजदूर में संघर्ष में। प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। उस संबंध में मजदूरों का कहना था कि जो बोनस उन्हें मिल रहा है वह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बड़ी महंगाई की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अहमदाबाद के अंग्रेज कलेक्टर ने गांधी जी से मील मालिकों, जिनमें कुछ गांधी जी के मित्र थे, इन पर श्रमिकों से समझौता करने के लिए दबाव डालने का अनुरोध किया था। मील मालिकों में एक थे अंबालाल साराभाई, जो कि गांधी जी के मित्र थे। इन्होंने साबरमती आश्रम के निर्माण में अधिक मात्रा में दान दिया था और इनकी बहन थी अनुसुईया बेन, जो कि अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में गांधी जी के साथ थी। मील मालिकों द्वारा मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया और धमकी दी कि जो यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस देने का समर्थन किया था। इसके संबंध में मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए और 15 मार्च को गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मील मालिक सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए और ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को
35% बोनस देने का फैसला किया और इसके बाद ये आंदोलन समाप्त हुआ। इस आंदोलन के दौरान 15 मार्च 1918 को भारत में पहली बार भूख हड़ताल की गई थी। फिर इसके बाद आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट पहले विश्व युद्ध के बाद मुख्य रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह सेडिशन कमेटी गठित की गई थी और जिसने अप्रैल 1918 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें भारतीयों के विरोध के बाद भी 18 मार्च 1919 को ये रोलेट एक्ट पारित हुआ। और इस रोलेट एक्ट का मतलब क्या था कि कानून द्वारा संदेह मात्र पर ही किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में भेजा जा सकता था। किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला के उसे जेल भेजा जा सकता था और इसी रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। और रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाए जाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई थी। याद रखना, सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में हुई थी। और रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया था। फिर इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। अमृतसर में 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में एक जुलूस निकला गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू। इन दोनों को 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार करके अमृतसर से बाहर कर दिया गया। पंजाब की स्थिति को देखते हुए श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल के अनुरोध पर जब महात्मा गांधी पंजाब के लिए रवाना हुए तब उन्हें दिल्ली के पास पलवल हरियाणा में रोककर वापस बम्बई भेज दिया गया। रोलेट एक्ट के विरोध में सरकार के दमन चक्र और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई गई और उस दिन कौन सा दिन था? वैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे। जब 13 अप्रैल 1919 को शाम को लगभग 5 बजे यह सभा चल रही थी तब जनरल डायर ने 100 सिपाहियों के साथ इस बाग को घेर लिया था। आंकड़ों के अनुसार तो 379 व्यक्ति मारे गए थे। इस संबंध में मानवतावादी कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि उन्हें लौटा दी। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति की गठन की थी। याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी 19 अक्टूबर 1919 को, जिसने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें जनरल डायल को सेवा से मुक्त कर दिया गया। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कारनामों को उचित बताया गया था। कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसमें मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी सम्मिलित थे। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। फिर इसके बाद 1919 में का एक्ट आया, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्स्फोर्ड एक्ट कहा जाता है। ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। फिर इसके बाद राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए 1920 से 1947 के अंतर्गत, जिसमें पहला था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जिसमें विशेष अधिवेशन हुआ। कलकत्ता के इसी विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में नागपुर में। विशेष अधिवेशन तो हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में, जिसमें कलकत्ता की इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। जबकि पारित किसमें हुआ था? विशेष अधिवेशन नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था दिसंबर 1920 में विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में, जिसके अंतर्गत इस असहयोग आंदोलन के लिए निम्न कार्यक्रम रखे गए थे, जिसके अंतर्गत शामिल था असहयोग कार्यों में असहयोगात्मक कार्यों में सरकारी उपाधियों, अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। इस संबंध में जमनालाल बजाज द्वारा राय बहादुर की उपाधि लौटाई गई। 17 नवंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचे थे। 1921 के दरमियान 396 हड़तालें हुई थी, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल हुए थे। 1921 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय रीडिंग से मिला, किंतु समझौता नहीं हो पाया। इसी बीच अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1921 में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, लेकिन उनके जेल में होने के कारण
दिसंबर 1921 के अहमदाबाद के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हकीम अजमल खां को बनाया गया था। सरोजिनी नायडू ने चित्तरंजन दास का भाषण पढ़ा था, याद रखिएगा। 1921 के अहमदाबाद के वार्षिक अधिवेशन में चित्तरंजन दास का भाषण किसने पढ़ा था? सरोजिनी नायडू द्वारा पढ़ा गया था। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा वायसराय रीडिंग को चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने 1 सप्ताह के अंदर अंदर दमन चक्र बंद करते हुए बंदी बनाए गए आंदोलनकारियों को रिहा नहीं किया, तब वे बारदोली से सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। जिसके बाद एक हत्याकांड घटित हो जाता है, चोरी चोरा कांड। 5 फरवरी 1922 को घटित होता है चोरी चोरा कांड। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर एक घटना घट गई, जिसमें उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी, जिसके कारण 1 थानेदार और 21 सिपाही इसमें मारे गए। गांधी जी ने इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की, जिसके बाद लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ये सभी गांधी जी के इस निर्णय से काफ़ी दुखी हुए थे। 10 मार्च 1922 को गांधी जी पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उस संबंध में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इन्हें फरवरी 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया। फिर इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे का विरोध करना और खलीफा के पद को बनाए रखना था। जो तुर्की के सुल्तान थे उनको मुस्लिम खलीफा अर्थात मजहबी मामलों में प्रमुख मजहबी गुरु मानते थे। प्रधानमंत्री जो थे जॉर्ज लॉयड, उन्होंने भारतीय मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया कि तुर्की की अखंडता को बनाए रखा जाएगा, लेकिन पहले विश्व युद्ध में विजय होने के साथ ही ब्रिटेन का तुर्की के प्रति व्यवहार बदल गया। तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन ने विजयी शक्तियों के साथ मिलकर तुर्की साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, MS अंसारी, हकीम अजमल खान, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, हसरत मोहनी आदि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। खिलाफत आंदोलन के दिल्ली में 22-23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था कि उनकी मांगें अगर नहीं मानी गई तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर देंगे। खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया, क्योंकि इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसमें ब्रिटिश सरकार उन्हें सहयोग नहीं कर रही थी, जिसके कारण इन्होंने गांधी जी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। फिर जून 1920 को इलाहाबाद की अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अधिवेशन में गांधी जी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए इस खिलाफत आंदोलन की अगुवाई का अधिकार किसे सौंपा गया? गांधी जी को सौंपा गया था। और खिलाफत के प्रश्न को लेकर ही अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को संवैधानिक सुधारों और पंजाब की घटनाओं से भी महत्वपूर्ण बताया था। तुर्की की जो जनता थी, तुर्की की जनता ने कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति की और नवंबर 1922 में तुर्की के सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया गया और 1924 में कमाल पाशा ने खिलाफत अर्थात खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तब भारत में कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। फिर इसके बाद आता है स्वराज दल। स्वराज दल के नेतृत्व में कौन कौन थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल और हकीम अजमल खान। इन्होंने मानना था इनका कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस के काउंसिल के चुनाव में भाग लेना चाहिए और ये लोग क्या कहलाए थे? रेडिकल अर्थात परिवर्तनवादी कहलाए थे। दूसरी ओर नॉन रेडिकल कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी और राजगोपालाचारी जैसे नेता थे, जिन्होंने विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने का विरोध किया था। ये लोग सूत काटने, शराबबंदी, छुआछूत समाप्त करने, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने आदि गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाने के पक्षधर थे। कांग्रेस के दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गया था। अध्यक्ष चित्तरंजन दास के प्रयासों के बावजूद भी काउंसिल में प्रवेश का प्रस्ताव अस्वीकार हो गया था। कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1922 में गया अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। परिवर्तनवादियों ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाकर स्वराज दल की स्थापना की थी। तो आपको पूछ लिया जाए स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। नवंबर 1923 के विधानमंडलों के चुनाव में स्वराज दल को सफलता मिली। फिर स्वराज दल के प्रयासों से 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। स्वराज दल के प्रयासों से केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष किसको चुना गया था? 1925 में विठल भाई पटेल को। और उन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन की असफलता को उजागर करके इस संबंध में मुडिमन समिति की नियुक्ति करवाई थी। याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। द्वैध शासन की असफलता को उजागर करने के संबंध में कौन सी समिति नियुक्त करवाई गई थी? विठल भाई पटेल द्वारा मुडिमन समिति।
जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, जिससे स्वराज दल को बड़ा आघात पहुंचता है और 1926 के चुनाव में स्वराज दल को विशेष सफलता नहीं मिलती है। फिर इसके बाद साइमन कमीशन आता है। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन, इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन की नियुक्ति की जाती है, जिसमें एक भी भारतीय नहीं होता है। फिर कांग्रेस द्वारा 1927 में दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है। लेकिन मुस्लिम लीग जो होती है वो साइमन कमीशन के विरोध प्रश्न पर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में एक गुट जो है वो लीग से अलग हो जाता है। साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचता है? 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तब वहां पंजाब के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, जिनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में जनसमूह ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू को भी चोट आई थी। फिर इसके बाद आएगा नेहरू रिपोर्ट। फिर इसके बाद इसकी प्रमुख बातें, फिर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।